हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, जो कि क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसमें प्रथम बिंदु बनता है अमेजन बेसिन। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं तथा अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही बहती है। ध्यान रहे कि अमेजन नदी पश्चिमी पर्वतों से निकल के पूर्व में अंध महासागर में जाके गिरती है। अगला बिंदु है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी का मुहाना किसे कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में जाकर मिलती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो अमेजन नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भागों में अपवाहित होती है। तो इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बिंदु था कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं तथा भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तथा अगला बिंदु इसमें महत्वपूर्ण था कि अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही बहती है तथा यह पश्चिम पर्वतों से निकलती है और पूर्व में अंध महासागर में जाके गिरती है। तथा मुहाना किसे कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से जा मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। क्या जानते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उस पर आक्रमण किया। तो जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तो सिर पर कवच पहने तथा स्कर्ट घास की पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने आक्रमण किया, जिनकी वेशभूषा रोमन साम्राज्य के अमेजॉस महिलाओं की वेशभूषा से मिलती थी, इसलिए इस नदी का नाम अमेजॉन पड़ा। इसमें अगला बिंदु है जलवायु अमेजॉन बेसिन की। अमेजॉन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। तो अमेजॉन बेसिन में पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। तो अमेजॉन बेसिन के मौसम का दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। क्योंकि मौसम आर्द्र रहता है इसलिए शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। क्योंकि मौसम गर्म एवं आर्द्र रहता है इसलिए वर्षा प्रतिदिन होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी की वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र रहता है तथा रात के तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो अमेजॉन बेसिन की जलवायु किस प्रकार है? दिन और रात समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है और प्रतिदिन वर्षा होती है, और वर्षा बिना पूर्व चेतावनी की होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र रहता है और रात का तापमान थोड़ा कम तो होता है पर आर्द्रता वही रहती है। अगला बिंदु है वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। क्योंकि इन प्रदेशों में वर्षा अत्यधिक होती है इसलिए इन वनों में सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत भी बन जाती है। वन इतने सघन होते हैं कि ये पत्तियों ऊपर उठने के चक्कर में इनकी पत्तियों से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता और धरातल में हमेशा नमी बरकरार रहती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। जो इसमें यही बताया गया है कि चूँकि सूर्य का प्रकाश जड़ तक नहीं पहुंच पाता इसलिए यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो अमेजन बेसिन में के वर्षा वनों में वही वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जो छाया में बढ़ने की क्षमता रखती हों। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइट पाए जाते हैं। इसमें यह इंपॉर्टेंट बिंदु बन सकता है कि वर्षा वन में कौन से परजीवी पौधे पाए जाते हैं? तो वह आर्किड और ब्रोमीलाइट पाए जाते हैं। अब इसमें एक बात और जानने की है, तो ब्रोमीलाइट क्या है? ब्रोमीलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपने पत्तियों से जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ब्रोमीलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों के जल को संचित करता है तथा मेढक जैसे प्राणी अपना अंडा देने के लिए इन्हीं विशेष प्रकार के पौधों का। वर्षा वन में प्राणीजात की प्रचुरता होती है। वर्षा वन में प्राणीजात की भी प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं वही से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं।
प्राणियों में बंदर, सलाथ एवं चींटी खाने वाले टैपियोर भी यहाँ पाए जाते हैं। यह पेपर में बन सकता है प्रश्न कि वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। यहाँ टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले तथा भोजन के लिए बड़ी चोंच रखने वाले पक्षी पाए जाते हैं। प्राणियों बंदर, सलाथ एवं चींटी खाने वाले टैपियोर भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। तो इसमें एनाकोंडा और बोआ प्रजातियां इनमें ज़्यादातर पाई जाती हैं, क्योंकि आर्द्र मौसम होता है और वह सांपों के फल फूलने के लिए बहुत उचित जलवायु होती है। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में पाए जाते हैं। हजारों प्रकार के कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्हा मछली भी इस अमेजॉन नदी में पाई जाती है। अगला बिंदु है वर्षावन में निवासी। वर्षावन के निवासी मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। तो यह खाने के लिए मुख्यतः टेपियोका, अमेजॉन बेसिन के निवासी मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो अमेजॉन बेसिन के लोग मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं खाने के लिए। वे कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं। यह प्रश्न बन सकता है कि कर्तन एवं दहन कृषि क्या है, तो इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अमेजॉन बेसिन के लोग दहन और कर्तन कृषि करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक होता है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो अमेजॉन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक या कसावा होता है, जो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। मेनियोक या कसावा मुख्य भोजन होता है अमेजॉन बेसिन के लोगों का, जो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी और अंडकोष भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। अब इसमें आता है अगला बिंदु, कर्तन एवं दहन जो करते हैं अमेजॉन बेसिन के लोग। वो कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो इस कृषि में पहले वृक्षों या झाड़ियों को काट कर भूमि साफ कर दी जाती है, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कर्तन एवं दहन कृषि में पहले वृक्षों या झाड़ियों को काटा जाता है और भूमि को साफ कर दी जाती है, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है, परंतु जब इस टुकड़े बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, तो इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है तथा यही प्रक्रिया दूसरे जगह की जाती है। इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। अगला बिंदु है कि कुछ लोग मलोका जो कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान होती है। तो मलोका, इसमें प्रश्न बनता है कि मलोका क्या है? तो मलोका अमेजॉन बेसिन के लोगों के रहने का स्थान है। बड़ा अपार्टमेंट जैसे घर होता है जिनकी छत तीव्र ढलान होती है। तो मलोका बड़े अपार्टमेंट जैसा घर होता है जिसमें छतें तीव्र ढलान वाली होती हैं, और अमेजॉन बेसिन के लोग इसमें रहते हैं। अगला बिंदु, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो हमारे भारत का बेसिन है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर जो भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण होता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण होता है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरीय अक्षांश में स्थित होती है। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांशों के बीच में है, तो वह उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। अगला बिंदु है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है तथा मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी पड़ती है। इसमें अगला बिंदु बनता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, अर्थात उत्तराखंड में 1 किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं। और पश्चिम बंगाल का 1029 है, जिसका अर्थ है कि पश्चिम बंगाल में 1 वर्ग किलोमीटर में 1029 लोग रहते हैं। अगला बिंदु है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाते हैं, जैसे हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र जो सुंदरवन डेल्टा आज के पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश वाला क्षेत्र होता है, उसमें बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। तो रोहू, कतला और हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति हैं। मछलियों चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मछलियों चावल है। अगला बिंदु है वेदिकाओं का निर्माण खली ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। तो वेदिकाओं का निर्माण
खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। तो इसमें ऐसे दिखाया गया है कि ऐसे ऐसे जो लाइन से होती हैं, तो ये वेदिकाएँ, इनका निर्माण इसलिए होता है कि जल का प्रवाह बहुत तीव्रता से न हो। इसी वेदिकाओं में कृषि की जाती है। अगला बिंदु है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में शुशु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे शुशु या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। शुशु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है, या उसी जगह रहती है जहाँ जल शुद्ध होता है, तो इसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। परंतु रसायन की अत्यधिक मात्रा से ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट होने जा रही है। इसमें एक बिंदु यह भी प्रश्न बन सकता है कि झील में उगने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं, तो वे वेलिनेरिया एवं हाइड्रेलिया हैं। झील में उगने वाले खरपतवार हैं वेलिनेरिया एवं हाइड्रेलिया, जो मछलियों के भोजन बनते हैं। अगला बिंदु है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो स्वच्छ भारत मिशन ने 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए, यही चैप्टर समाप्त होता है। अब इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें प्रथम बिंदु है कि 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री नॉर्थ व 10 डिग्री साउथ के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री नॉर्थ व 10 डिग्री साउथ के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजॉन नदी यहीं प्रभावित होती है, जो वेस्ट से निकल के, जो पश्चिम से निकल के पूर्व में अंध महासागर में जाके गिरती है। तथा अगला बिंदु है, परजीवी पौधे जैसे ऑर्काइड या ब्रोमोलाइट पैदा होते हैं। जो ब्रोमोलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। सघन वन में परजीवी पौधे जैसे ऑर्काइड या ब्रोमोलाइट पैदा होते हैं। तो सघन वन में अमेजॉन बेसिन के ब्रोमोलाइट या ऑर्काइड जैसे पैदा होते हैं। ब्रोमोलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो पत्तियों से जल को स्टोर करता है, तथा मेढक आदि अपने अंडे इसी में देते हैं। अगला बिंदु है कि वर्षा वन के निवासी टेपियोका, शकरकंद आदि बोते हैं एवं खाते हैं, तथा कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं। तथा इनका प्रमुख आहार मेनियोक या कसावा होता है, जो आलू की तरह उगता है, अंदर उगता है। एवं ये कुछ विशेष प्रकार के घरों में रहते हैं, जिनका अपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, तथा इनकी छतें टीप ढलान होती हैं, जिसे मलोका कहते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।